Okay, a very good morning. I am L.K. Nishad, founder, director of Bureaucrats and also officials, a unit of Bureaucrats. तो हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं एक मिनी वर्कशॉप है ये, लेकिन ये पीएससी की वर्कशॉप नहीं है, ये ऑफिशियल्स की वर्कशॉप है। और ये जो ऑफिशियल्स यूनिट है ये डेडिकेटेड है एसएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्ज़ामों के लिए। तो इस यूनिट का संचालन इसी वर्ष हो रहा है। इससे पहले भी जब ब्यूरोक्रेट्स 2017 से चल रही है तो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के स्टूडेंट्स आते थे हमारे पास। तो उस समय मैं उन्हें यहाँ नहीं लेता था। उसका एक कारण था कि जब तक संसाधन मेरे पास पर्याप्त ना हो, उचित ना हो, मैं कोई भी बैच शुरू नहीं करता। उस समय कोचिंग खुली थी और मैं जो है फोकस था पीएससी को लेकर, तो मैंने केवल पीएससी और व्यापम के स्टूडेंट्स लिए और एसएससी, बैंकिंग और जो स्टूडेंट्स आते थे उन्हें मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये इस समय ये कोचिंग आपके लिए नहीं। थोड़ा विपरीत है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कोचिंग का जो रंग रूप है छत्तीसगढ़ में वो कुछ ऐसा है कि यूपीएससी करना हो, किसी को पीएससी करना हो, या किसी को एसएससी की तैयारी करनी हो, रेलवे की तैयारी करनी हो, सबको एक साथ बैठा दिया जाता है। आ जाओ, सभी आ जाएं। वो एक प्रॉब्लम है, वो कोचिंग की एक प्रॉब्लम है और ये समस्या छात्रों के लिए भी, क्योंकि जो छात्र शुरुआत करते हैं कंपटीशन को, उन्हें जानकारी नहीं होती कि लगभग सारे एग्ज़ामों का रिक्वायरमेंट, सारे एग्ज़ामों का फोकस अलग अलग है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत सारे आपको लगेगा कि सिलेबस कॉमन है, जीएस वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बहुत भिन्न होता है। आप यदि बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग में आप देखेंगे कि पीओ का जो मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश का स्टैंडर्ड होगा वो बिल्कुल अलग होता है। वहीं पर बैंकिंग क्लर्क में जाएंगे तो वहाँ जिस तरह की गणितीय योग्यता चाहिए वो बिल्कुल भिन्न होती है। तो बैंकिंग में ही यहाँ फोकस अलग अलग होता है। फिर रेलवे की कुछ किसी और दिशा में चलता है और एसएससी उसका स्टैंडर्ड या उसका पैटर्न जो है थोड़ा से अलग दिशा में चलता है। होता ये है कि छात्र जो है इधर उधर भागते रह जाते हैं और गलत यदि निर्णय शुरुआत में ले लिया उन्होंने, फिर बहुत पछताते हैं। 3 साल 4 साल कैसे निकलते हैं पता नहीं चलता। बहुतों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, वो मुझे नहीं मालूम, आपने कहीं कोचिंग की होगी, क्या की होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, यहाँ जो अभी बैच शुरू होगा ये हम लोगों ने इसे कंबाइंड बनाया, कंबाइंड सिलेबस, कंबाइंड पैटर्न से पढ़ाएंगे, लेकिन एसएससी, रेलवे और बैंकिंग क्लर्क को पकड़े प्रॉपर। वो है इसलिए, उसका कारण है कि जो छात्र इस दिशा की ओर प्रयास करते हैं, एसएससी या रेलवे या इन एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, वो वास्तव में रेलवे की वैकेंसी आ गई तो उसके लिए भी भिड़ते हैं, एसएससी की वैकेंसी कोई आ गई तो उसके लिए भी भिड़ते हैं। तो कोशिश ये है कि हम लोगों ने उसे क्या किया है कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है रेलवे, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है रेलवे, एसएससी, सीजीएल और जो भी हैं, और ये बैंकिंग के कुछ एग्ज़ाम। तो कॉमन सिलेबस कॉमन है, ऑलमोस्ट 60% अगर तीनों का निकाल लें, किसी में 80% हो जाता है, किसी में कुछ। तो सिलेबस कुछ इस तरह बनाया गया कि पहले मान लीजिए कि रेलवे है, उसके बाद 20% सिलेबस यहाँ है एक्स्ट्रा और यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा। तो हम लोग
8 महीने 8 महीने लेंगे और 8 महीने में हमारा प्रयास होगा कि हम इनका सिलेबस सारा कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट करें। और ये जो पैटर्न होगा ये कुछ चरणों में होगा। जैसे कि पहले आप, जैसे बात वो हो गई कि आपने नई गाड़ी चलानी सीखी है, आप तुरंत तो 5th गियर नहीं लगा सकते, पहले 1st गियर लगेगा, 2nd गियर लगेगा, 3rd गियर लगेगा, ऐसे टॉप गियर में धीरे धीरे जाते हैं आप। बिल्कुल उसी पॉलिसी पे ये चलेगा। पहले सामान्य, देखिए हम ये मान के चलते हैं जब कोई छात्र आता है तो आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं, मैं ये मानूंगा कि आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता। यदि ये मान के चलेंगे कि आपको इतना आता होगा तो फिर हमारा अप्रोच बदल जाएगा। उसमें क्या होगा कि कुछ छात्र जो हैं जिन्होंने सोचा है कि आर्ट्स बैकग्राउंड है और वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। और आप ही लोगों में से कुछ होंगे जिन्होंने शायद पर्सनल लेवल पे तैयारी की होगी या फिर कहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा आता होगा। लेकिन हम उस स्टूडेंट को लेकर चलेंगे जिसने शुरुआत की है और जिसे कुछ नहीं आता, जो ये मान के चलता है कि उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, हाँ इतना तो हम मतलब मान के चलेंगे कि आपको एडिशन, जोड़ घटाना और भाग आता हो, है ना। अब उसमें 6 × 6 36, 2 × 2 4 ये नहीं होगा, लेकिन हाँ बेसिक से पकड़ेंगे जहाँ से मतलब एक छात्र जो मैथ्स बैकग्राउंड का ना भी हो और वो इन क्षेत्रों की तैयारी चाहता हो तो वो सीखेगा। एक चीज़ होती है और उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कोई टारगेट सेट किया है तो किसी को 1 साल में मिलेगा, किसी को हो सकता है 2 साल में मिलेगा, किसी को हो सकता है 3 में मिलेगा और कुछ लोगों को 5 साल भी लगते हैं। वो इसलिए होता है कि हम जिस प्रकार हथेली की ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, उस प्रकार सारे छात्रों की मनोदशा भी बराबर नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। परिस्थितियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं, सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं, पारिवारिक परिस्थितियां हो सकती हैं, वित्तीय परिस्थितियां हो सकती हैं। और तो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, वो एक कारक है जिसका प्रभाव पड़ता है और वो बहुत बड़ा प्रभाव है उसका। तो मान लीजिए कोई ऐसा छात्र हो जो संपन्न परिवार से हो, इस समय उसके पास कोई वित्तीय लायबिलिटीज़ ना हो, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ ना हो, ठीक है, और बाहरी दुनिया के और जिम्मेदारियां ना हो, उसके पास फ्री है वो कि उसे क्लास करनी है और उसे पर्याप्त समय मिलता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, मोटिवेटेड है, तो वो दिन में 5 घंटे 6 घंटे तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आगे निकलेगा, फास्ट चलेगा। और कोई ऐसा छात्र जो मान लीजिए कि जिसके परिवार में कुछ जिम्मेदारियां उसके ऊपर हों, शायद कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना परिवार चलाने के लिए कुछ कामकाज भी करते हों, या शायद खेत पे अकेले हों तो खेत पे भी काम होता हो। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि हो सकता है भाई उसे उतना समय नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि जो छात्र ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, दिन के 6 घंटे मेहनत कर रहा है, वो साल भर में क्लियर हो जाए, और वो छात्र आधा ही समय दे पा रहा है तो उसे 2 साल लग जाए। सिर्फ डिफरेंस ये आता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि जो आपने सोचा है आप वहाँ पहुँचे, आज नहीं कल नहीं तो परसों पहुँचे ज़रूर, लेकिन पहुँचे। तो हमारी कोशिश ये होगी 3 चरणों में चलेगा। 8 महीने का ये ड्यूरेशन होगा जहाँ हमें आपको सिखाना है, जहाँ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सिखाते हुए चलेंगे। वीकली टेस्ट होगा और वो वीकली टेस्ट पे कोई कोताही नहीं होती। हाँ, ये बात जान लीजिए कि इनसिंसियर स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई रेगुलर नहीं करता है वो भागेगा, हमसे भागेगा, क्योंकि यदि हमने आपकी ज़िम्मेदारी ली है तो हम कभी आपको गरियाएंगे, कभी आपको मोटिवेट करेंगे, कभी आपको झंझोड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपने फीस दे दी,
आपने क्लास ज्वाइन कर लिया और आप पढ़ नहीं रहे हैं तो मतलब हमारी नज़र नहीं है, छोड़ा नहीं जाएगा। हमें आप कोशिश करते हुए दिखने चाहिए, भले आप कमज़ोर हैं, कोशिश कर, हमें मालूम हो जाता है कि कोशिश कर रहा है, थोड़ा स्कूल में इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बेस कमज़ोर है, लेकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अगर इसी तरह काम करता रहा तो 3-4 महीने में लाइन पकड़ लेगा, है ना, ये बात अलग होती है। लेकिन यदि कोई खाना पूर्ति के लिए कि किसी ने फ़ीस जमा कर दी, क्लास आ रहा है और वो ये सोचे कि मैं टेस्ट में आऊँ या ना आऊँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो कोई मुझे समझाइश दे या मुझे ऑब्ज़र्व करे, ये मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा सोचे तो उसके लिए ये कोचिंग नहीं, ना ही पीएससी की कोचिंग है और ना ही ये उनके लिए है जो प्रयास करना चाहते हैं, ईमानदारी भरा प्रयास करना चाहते हैं। हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, हर संभव प्रयास करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे हम क्या करते हैं, हमारी नीतियाँ कैसी हैं। हमारी कोचिंग की नीतियाँ ऐसी हैं जो कि ये आपने देखा भी नहीं होगा शायद, और आप देखेंगे भी नहीं शायद। अब हमको कॉपी करके वो शुरुआत हो जाए, क्योंकि हम चाहते भी हैं कि वो नैतिक दबाव हम कोचिंग व्यवस्था पर बनाएं। कोचिंग व्यवस्था जिस रूप में चलती है उस रूप में ब्यूरोक्रेट्स नहीं चलता। हाँ, हमने भी कोचिंग खोली है, हमें भी पैसे कमाने हैं, लेकिन पैसे छात्रों को ठग कर नहीं कमाना। हमें पैसे चाहिए अपनी मेहनत का और ईमानदारी भरा। जहाँ छात्र आए विश्वास करके आता है तो वो सीख के जाए, वो संतुष्ट हो कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, हाँ मुझ पर ध्यान दिया जाता है, हाँ मेरी कमज़ोरियों को पॉइंट आउट किया जाता है, हाँ मुझसे बात की जाती है। टेस्ट के बाद कभी भी आपको फ़ोन घनघनाया, हमारी ओर से घनघनाया जा सकता है। आपका नंबर कम आ रहा है, ऑब्ज़र्व करते हैं हम, आपका नंबर कम आ रहा है, हम आपको फ़ोन करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या परेशानी है भाई, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो तुम खुल के बात करोगे कि तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आ रहा। तुम पढ़ रहे हो, समस्या आ रही है तो भी नहीं आ रहा है, या तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई समस्या है तो भी बात करो, है ना। और होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग जिस उम्र में हैं इस समय सबसे एक बड़ी बीमारी होती है प्रेम रोग। प्रेम रोग ये बहुत खतरनाक रोग है ना। जिस उम्र में आपको अपने फ्यूचर का सोचना है, उस उम्र में यदि आप ये मोह माया में फंस जाते हो तो आप बहुत पिछड़ते हो। जो इस मोह माया में रहता है ना, उसको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, सब कर लेंगे, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर होता है। अभी अच्छा चल रहा है तो उस माया के साथ तैयारी भी कर सकते हो, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा हमेशा चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। 90% कब गच्चा खाएंगे, कब धोखा खाएंगे, कब मजनू बनेंगे, कब लैला बनेंगे नहीं मालूम, और वहीं आपकी गाड़ी ख़त्म। बहुत बढ़िया चल रहा होगा आपका तैयारी, बहुत मतलब करीब आ गए होंगे आप सिलेक्शन के, उसी समय मिल गया झटका, सब खत्म। तो अगर कोई माया में नहीं है तो मेरा सुझाव होगा कि आप जब तक सेटल नहीं हो जाते इस माया में ना पड़ो। उसके फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा पूरा फोकस आपका यहीं होता है। तो अगर आपने अपने मन का डायवर्शन कम कर दिया है, फोकस है, तो वो काम आप ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होगा, ज़्यादा अच्छा सीखोगे, और जो उसके बाद जो आपको काम क्लास के बाद घर में करना है ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ये बात तो आपको अब तक पता ही है कि आपका ध्यान यदि फोकस यदि कहीं होगा तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। और नीतियों की बात, तो नीति इस कोचिंग की ऐसी है जो अच्छों की हिम्मत नहीं है। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल इससे विपरीत चलता है। आठ महीने का कोर्स होगा आपका ऑफलाइन, प्लस
ये जो 4 महीने होंगे, 4 महीने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस सेशन होगा, बिल्कुल एकदम जैसे क्लास लगती आप आएंगे। आपको रोज़ टेस्ट पेपर दिया जाएगा, रोज़ आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप जहाँ फंसेंगे वहाँ आपको यही उसको उपाय बताया जाएगा। कैसे? मतलब ये 4 महीना आपको एग्ज़ाम फोकस यहाँ आप सीखेंगे और यहाँ एग्ज़ाम फोकस टेस्ट सीरीज़ और तैयारी चलेगी, डाउट सेशन चलेगा, रोज़ आप प्रश्न सॉल्व करेंगे यहीं क्लास में बैठकर। ठीक है, ये 4 महीने, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन है। कोर्स ड्यूरेशन में आप पहले आएंगे, आप 10 दिनों की इत्मीनान से क्लास करें, आपको हृदय से लगता है कि आप संतुष्ट हैं तो ही आप प्रवेश लें। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के जितने अवार्ड के साथ प्रचार करते हैं, चयन सूची के साथ प्रचार करते हैं ना, उन कोचिंगों से छात्र, भुगतभोगी छात्र आते हैं। और चाहे कोई भी कोचिंग हो, कितनी बड़ी नाम की कोचिंग हो, हमारे पास हर छात्र आता है। वहाँ मैंने ये पाया कि छात्र 3-4 दिन की डेमो की क्लास कोचिंग उपलब्ध कराती है। इसमें जादू दिखाया जाता है। इसमें जानते हो क्या होता है? जादू दिखाया जाता है। इस जादू में आपको आप फंस जाओगे और फिर आपकी फीस हफ्ता 10 दिन में जमा हो जाती है। उस लगभग 1 या 1.5 महीने बीतेगा तो आपको लगेगा कि मूवी का ट्रेलर कुछ और दिखाया था, फीस जमा हो गई है, अब मूवी जो है असली मूवी अब चल रही है और जहां मुझे लग रहा है कि हम ठगे गए। ऐसा 80% छात्रों के साथ होता है। और इसीलिए 2018 से, क्योंकि हमारे पास छात्र बहुत से आने शुरू हुए पीएससी में, तो हमने 2018 से ये योजना शुरू की कि छात्र जो है डेमो क्लास के जाल में ना फंसे। अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीने 1.5 महीने करेगा, उसके बाद तो ड्रामा नहीं कर पाएगा ना, अगर ड्रामा कर रहा है। तो यहाँ पर छात्रों को पहले तो 10 दिन आप इत्मीनान से क्लास करें, आपको हृदय से संतुष्टि होती है कि हाँ आप यहाँ सीखेंगे, यहाँ की पढ़ाने की पद्धति अच्छी है, आप पे ध्यान दिया जाता है, तो आप प्रवेश लें। लेकिन प्रवेश ले लेने के बाद इसका मतलब नहीं है कि आप फंस गए या आप किसी मोड़ पर ठगे जाएंगे। क्या होगा? 2 तिमाही समीक्षा आपको उपलब्ध होगा। 2 तिमाही समीक्षा, 8 महीने का कोर्स है, मतलब 2 महीने का 1 तिमाही हुआ। 2 तिमाही समीक्षा आपको मिलेंगे, मतलब शुरुआत के 4 महीने में आपको 2 तिमाही समीक्षा के अवसर मिलेंगे। आपने प्रवेश ले लिया है, 2 महीना आपका पूर्ण होगा, हम आपसे या तो पूछ लेंगे या तो आप बता देंगे हमें। ये समीक्षा, हम इसे कहते हैं तिमाही समीक्षा। इसमें आप यदि कोचिंग से किसी प्रकार से असंतुष्ट रहे, आपको लगा कि जैसा हमने वादा किया था हम नहीं कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से असंतुष्ट रहे, आप हमें बोल दीजिए सर मैं असंतुष्ट हूँ। नए छात्र बोल नहीं पाते, कोचिंग में बोल नहीं पाते। उसका एक और कारण है, क्योंकि इतने चयन सूचियों का जाल और ऐसा आभा मंडल बुन दिया जाता है कि आप उस आभा मंडल में कैद हो जाते। आप हिम्मत ही नहीं कर पाते कि सर मैंने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, मैं असंतुष्ट हूँ, मेरी फीस वापस कीजिए। आप बोल नहीं पाएंगे। और यदि कभी किसी ने बोल दिया, किसी ने हिम्मत उठाई और बोल दिया कि मेरा फीस वापस करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपसे वो एडमिशन फॉर्म में नीचे लिखा रहता है उनके फीस इज़ नॉन रिफंडेबल नहीं, आपको दिखा देंगे, बोलेंगे फ़ीस वापस नहीं होती, आप क्लास करें या ना करें। यहाँ इसका तोड़ है, इसकी तोड़ की शुरुआत की है। आप 10 दिन क्लास आप संतुष्ट हुए, आपने प्रवेश लिया, 2 महीने बाद यदि आपको लगता है कि आप असंतुष्ट हैं, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो आप व्हाट्सअप ही कर दें कि सर मैं असंतुष्ट हूँ। आपको जिस दिन सुबह आपने बताया, शाम तक आपके 1 तिमाही का काट कर ये बाकी का फीस आपके खाते में होगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे नंबर ही व्हाट्सएप में भेज देंगे, आपका पैसा आपके खाते में होगा। लेकिन आप संतुष्ट रहे, है ना। पीएससी में भी होता है ये। पीएससी में ऐसा होता है कि वो 12 महीने का है,
तो वहाँ 3 महीने का तिमाही समीक्षा होता है, वहाँ 3 महीने का होता है। 2 तिमाही समीक्षा वहाँ भी होती है और यहाँ भी हमने 2 तिमाही समीक्षा रखी। आप संतुष्ट रहे, हाँ सर मैं संतुष्ट हूँ, तो आप कंटिन्यू करेंगे क्लास। कंटिन्यू किया, फिर 4 महीने बीतने के बाद आपके पास दूसरा समीक्षा होगा। उस समय भी यदि आपने कह दिया तो आपकी इस समय की फ़ीस काटकर बाकी फ़ीस बिना सवाल जवाब की, हम सवाल भी नहीं पूछेंगे क्यों आप असंतुष्ट हैं, आप अपनी फ़ीस बाकी वापस लेकर क्लास छोड़ सकते हैं। ऐसा अवसर आएगा नहीं, क्योंकि मैं पीएससी की क्लास चला रहा हूं और ये योजना मेरे यहाँ चलती है। मैं आपको बता देता हूँ, गिनकर 3 छात्रों ने असंतुष्टि जाहिर की, गिनकर। और ये भी बता देता हूँ, वो 3 छात्र पढ़ाई में ईमानदार नहीं थे। 10-11 छात्र जो इस क्लास के में कचरा फैलाते हैं ना, पढ़ने नहीं आते, पढ़ते नहीं, उनको तो मैं ऐसे ही भगा देता हूँ, फीस पकड़ जा। और कुछ छात्र ऐसे नहीं जाते हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं आता, उनको मेरी डांट पसंद नहीं आती। वीकली टेस्ट में उनके को पढ़ते नहीं हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, उनको मेरी डांट पसंद नहीं आती। उनको ये पसंद नहीं आता कि कोई उनको वो पढ़े चाहे ना पढ़े, तो वो वाली वो फितरत उनकी भांप जाता हूँ और वो जान जाते हैं कि मेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी, या तो मुझे पढ़ना होगा, टेस्ट में रेगुलर आना होगा और परफॉर्म करना होगा, तो ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो जान जाते हैं कि हम जिस तरह के छात्र हैं, हमारा यहाँ दाल गलेगा नहीं, वो बोलते हैं असंतुष्ट हो, कोई बात नहीं, मैं खुश हो जाता हूँ, आप अपनी फ़ीस लेकर क्लास छोड़ सकते हैं। कोई भी सिंसियर छात्र, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है पीएससी में, कोई भी सिंसियर छात्र उसने छोड़ी नहीं क्लास। हाँ, इस लॉकडाउन में ज़रूर समस्या हमें झेलनी पड़ी है। क्यों समस्या? कोचिंग को भी बहुत वित्तीय परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि 15 महीने लगभग कोचिंग बंद रही। कोचिंग का रेंट और दुनिया भर की लायबिलिटीज़, फैकल्टीज़, ये सब मेंटेन करने के लिए हमें वित्त तो चाहिए, तो वो इस बहुत समस्या झेलनी पड़ी। तो हमने ऑनलाइन लाइव शुरू किया, लेकिन वो भी बहुत बात हुई। तो इस प्रकार से थोड़ी समस्या हुई, लेकिन छात्र जो ईमानदार हैं वो समझते हैं कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक कमिटमेंट है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम कोई जाल नहीं बिछाते हैं, ना चैन जाल बिछाएंगे, ना अवार्ड खरीद करके मुख्यमंत्री के साथ प्रचार करके कोचिंग के सामने लगाएंगे, दुनिया भर के डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और ये फ़ोटो लगा देंगे, तो वो फ़ोटो के जाल हैं, आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कैसे वो होता है। मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा प्रचार आप कभी उस तरह का नहीं देखेंगे। मैं बहुत स्पष्ट प्रचार करता हूँ, स्पष्ट वक्ता हूँ और ईमानदारी पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे ये मालूम है कि ये युग ऐसा है कि जहाँ पर अगर आप मार्केटिंग के खेल ना खेलें, जाल ना बुने, तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अगर मैं वो जाल बुन रहा होता, मैं भी अवार्ड खरीद लेता 2018 में, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा भी फ़ोटो का प्रचार होता न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, तो स्टूडेंटों की भीड़ चली जाती। लेकिन वो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। झूठ इस कोचिंग में बर्दाश्त नहीं की जाती, ना तो इस कोचिंग में झूठ की जगह है। पढ़ाते हैं हम, पैसा कमाना उद्देश्य है, बिल्कुल है, क्योंकि फिर रोटी दाल आएगी कैसे? आगे जो है और भी व्यवस्थाएं हैं, परिवार पालना है, फिर परिवार के लिए घर बनाना है, संपत्ति इकट्ठा है, बहुत स्पष्ट कहता हूँ। आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप भी चाहते हैं किसी नौकरी में आएंगे, फिर आपको एक सैलरी मिलेगी, आपका जीवन व्यवस्थित हो जाए, यही तो आपका भी उद्देश्य है और यही उद्देश्य हमारा भी है, हमारी भी रोटी दाल चले। बस अंतर इतना है कि पैसे कमाने के लिए हम अपना ज़मीर नहीं बेचते, ना ब्यूरोक्रेट्स बेचता है, ना ऑफिशियल्स बेचेगा। आप हमसे संतुष्ट होंगे तो आप हमें फ़ीस देंगे, आप हमसे संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अपनी फ़ीस वापस लेकर क्लास छोड़ सकते हैं। ये आपने कहीं सुना है? कहीं ये व्यवस्था सुनी? ये व्यवस्था यहीं चलती है, वरना तो फिर आभा मंडल बुना जाए, दुनिया भर के फ़ोटो भर दो होर्डिंग में, कोई टेस्ट सीरीज़ से 50% फ़ोटो इकट्ठा कर लो, कोई दोस्त यार मित्रों के फ़ोटो डाल दो, उसमें सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ तो कोचिंग ऐसी हैं, 6 महीना होता नहीं है, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी सेलेक्ट करवा देते हैं। इनके प्रचार देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा। तो ये सारे खेल यहाँ नहीं चलते हैं, यहाँ ईमानदारी भरा प्रयास चलता है
है ना। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों में भी ईमानदारी का गुण भर सकें, कि आप लोग भी जब यहाँ से निकलें, कहीं किसी पद पर पहुँचें, तो आप लोग भी एक ईमानदार नागरिक रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की इस युग में, जहाँ हर तरफ आपको बहुत सारे मिलेंगे। हो सकता है कई आप बैठे हैं तो आप लोगों के कईयों के मन में होगा कि मैं पटवारी बन जाऊंगा तो इतना पैसा कमाऊंगा, क्योंकि आपने गांव में देखा होगा पटवारी खूब पैसा कमाता है। लेकिन देखते तो हो, रेड पड़ती है, पकड़ा जाते हैं, चाहे जितना पैसा कमाते हैं फिर सब चला जाता है। उनके बाल बच्चे जो हैं बाहर निकल नहीं सकते होंगे सिर ऊंचा करके, शर्म से इधर उधर जाते होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें है ना। अच्छा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा मेहनत करो, हाई पोस्ट लो यार, ज़्यादा सैलरी मिलेगी। प्रशासन में चले जाओ और बड़े पद पर जाओ, बंगला भी मिलेगा, है ना। ज़रूरतें यदि तुम्हारी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा मेहनत करो। इसका मतलब ये थोड़ी कि पटवारी बन गए, यहाँ बन गए और वहाँ जो है जाके गरीबों को, किसानों को, निर्धनों को शोषित करके इधर से उधर पैसा कमा रहे हो। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं रह जाएगा। हो सकता है जहाँ थोड़ी सुख सुविधाएं उसके पास ज़्यादा होंगी, लेकिन कब तक? किसी दिन एसीबी के घेरे में आएगा, महिला हो या पुरुष हो, और सब पूरी जो समाज में झूठी इज्जत और झूठा नकाब लेके घूमते हैं, सब धुला का धुला रह जाएगा। तुम्हारे माँ बाप किस मुंह से अपने समाज में निकल के बात कर पाएंगे? ये भी सोचो कभी। तुम्हारे आगे चलोगे, विवाह होगा, बच्चे होंगे, वो कैसे दुनिया को फेस करेंगे? तो ये जो है ना, भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ पैसा दिखता है। तो चलो, मेरे ख्याल से मेरी भूमिका यहाँ ख़त्म होती है। अब आपको यहाँ से जो आपके रेलवे, बैंकिंग और ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनके सिलेबस, क्या पैटर्न होगा, कैसे होगा, वो डेविड सर समझाएंगे। आइए। डीवीडी ड्राइव दे दे, डीवीडी ड्राइव वो दे एसी, मेरे को तो लग रहा है। सो मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर ने तो पूरा बता ही दिया आपको। क्या है कि बहुत मेहनत से सर ने ब्यूरोक्रेट्स को स्टार्ट किया था 3 साल पहले, है ना। 3 साल पहले सर ने काफ़ी मेहनत से ब्यूरोक्रेट स्टार्ट किया था। हम साथ में क्लासमेट्स थे और मैं बेंगलोर पे कर रहा था काम। इसी कंसर्न में आपने जो बुक्स होती है, RS अग्रवाल होती है, अरिहंत होती है पब्लिकेशंस, उनके लिए बुक्स रिटन का काम करता था मैं। वहाँ पर दिल्ली के लिए, बेंगलोर के लिए, मुंबई के लिए, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए जो होते हैं ना, उनके लिए बुक्स लिखता था। वापस आया लॉकडाउन टाइम में, तो फिर बोले कि चलो नया स्टार्ट करते हैं SSC बैंक रेलवे का। तो सर एग्री होके बोले ऑफिशियल्स चालू करते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर इस साल यहाँ पर क्या हुआ, SSC का सेक्शन चालू हुआ, SSC बैंक रेलवे का। ठीक है, तो उसकी जवाबदारी पूरी मेरी रहेगी उसमें, पढ़ाने का, आपको किस किस तरीके से क्या क्या रहेगा, क्या क्या होता है। ठीक, जो सबसे पहले क्या एग्ज़ाम जो होते हैं ना, लास्ट में क्या होगा, ये सिर्फ इस साल का होगा, अगले साल क्या हो जाएगा, NRA चालू हो जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा। जो एग्ज़ाम जो आपके 10th पास हो गए, अभी तो 10th पास बहुत कम होता है, जो आपके 12th पास होते हैं और जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली 3 तरीके का होता है। एक आपका होता है SSC, जो हमारा क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन एजेंसी होता है, जो MHA के अंदर में आता है, जिसको अपन बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम्स में क्या होगा, जैसे अभी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो CGPSC और व्यापम होता है। इनका ये होता है कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, आपका कभी PSC तो कॉमनली हो गई होगा, लेकिन व्यापम की वैकेंसीज़ के यहाँ पर क्या भरोसा नहीं होता कि कब आएगा और कितने दिन का समय देगा, वो नहीं होता। बट इनकी जो वैकेंसीज़ होती है ना, आपकी SSC की हो गई, दूसरा क्या हो गया आपका बैंकिंग सेक्शन का हुआ, और तीसरा यहाँ पर क्या हुआ, रेलवे का हो गया। इनकी वैकेंसीज फिक्स है कि पर्टिकुलर टाइम पे आएंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम्स होंगे। जो सबसे पहला पोस्ट होता है आपका, वो होता है SSC का होता है। SSC में ये 7 एग्ज़ाम्स होते हैं आपके। पहला SSC कंबाइंड, जिसको अपन बोलते हैं CGL बोलते हैं। दूसरा होता है CHSL, ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है।
और ये जो होता है ये 12th बेस पे होता है। जूनियर इंजीनियर जिन्होंने बीई किया हुआ है और जो पॉलिटेक्निक किया हुआ है उनके लिए होता है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो आपका एमए में साहित्य किया होता है उनके लिए तो अपने काम का नहीं है। एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 12वीं पास होता है, जो क्या अगर आप पुलिस में जाना चाहता है सेंट्रल पुलिस वाले में। एसएससी मल्टीटास्किंग जो भी आपका क्लर्कल ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो सारा का सारा मल्टीटास्किंग में लेता है। सिलेक्शन पोस्ट ये अलग पोस्ट आते हैं, ये अपने को टाइम टाइम पे आता है आपको, ये डिमांड के ऊपर से होता है। जैसे कभी एक बार क्या होता है कि उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, आपने एसएससी यहाँ से यहाँ सिलेक्शन कर लिया और फिर क्या हो गया, कुछ लोग क्या हो गया सपोज़ वो कर लिए वैकेंसी छोड़ के चले गए, या कुछ ने ज्वाइनिंग नहीं किया, या कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर यहाँ पर क्या बोलता है उनको रिक्वायरमेंट होता है लोगों का तो सिलेक्शन पोस्ट लेता है। फिर ऐसा ही होता है अपने को सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री बोलते हैं, और ये स्टेनोग्राफर। ये बेसिकली क्या होता है आपके 7 मेजर एग्ज़ाम्स हैं जो आपका यहाँ पर क्या करता है, जो आपका एक 12th या ग्रेजुएट वाला देता है। ये वाला पोस्ट हुआ, ये वाला पोस्ट हुआ और ये वाला पोस्ट, इसके लिए कंपल्सन है कि आपका स्टेनोग्राफर करना पड़ेगा, आपको कंपल्सन है आपका। और ये दोनों पोस्ट जो आपका बी किया हुआ है और जो आपका एमए किया हुआ है सिर्फ ये दोनों लोग दे सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे सकते। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। जो एसएससी का सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो सबसे हाई लेवल का जो ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर रैंक होता है वो हमारा होता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। आपका जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है इंडिया में वो यहाँ पर क्या होता है, यूपीएससी होता है। यूपीएससी अधिकारी होता है। उस यूपीएससी के अधिकारी के अंदर जितने भी स्टाफ काम करेंगे, जो ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर होता है। एसएससी सीजीएल में 2 पोस्ट निकलता है, एक निकलता है ग्रुप बी का निकलता है, एक निकलता है ग्रुप सी का, ठीक है। ग्रुप बी क्या होता है, गैजेटेड ऑफिसर होता है। समझते हैं ना गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है, जानते हैं गैजेटेड ऑफिसर? जिसका क्या होता है कि जो वेरीफाई कर सकता है, अगर सपोज आपके पास एक डुप्लीकेट है ना और उसने उसमें क्या कर दिया, ब्लू पेन से या रेड पेन से उसने मार्क कर दिया, तो वो ओरिजिनल की तरह काम करेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में वो क्या होगा, आपका वो ओरिजिनल कॉपी बन जाएगा। ये इनका फ़ायदा होता है। ग्रुप बी ग्रुप सी का होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम 4 फेस में होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। जो कॉमन ग्रेजुएट के लिए जो एग्ज़ाम होता है ना वो सिर्फ 2 ही टायर में होता है, टायर 1 और टायर 2 कॉमन होता है। उसके बाद जो टायर 3 और टायर 4 है ना ये स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं। ये उसके पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हुआ है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हुआ, ये यहाँ पर क्या होते हैं, इनके पोस्ट होते हैं। ये ऐसा इनका पोस्ट होता है। लेकिन कुछ क्या हो गया, जो लास्ट में बताया अपने को, यहाँ पर क्या बताया आपको, जो आपका जो फेज़ बताया था ना आपको, ये वाला जो फेज़ बताया था, जो टायर 3 और टायर 4 एग्ज़ाम होता है, वो क्या मांगता है, वो जो अलग अलग पोस्ट हो गए। जैसे अभी आप यहाँ पर क्या जाएंगे, आप जूनियर स्टेट वाले में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बोलेगा आपको, आपका बीकॉम के साथ आपका एक सब्जेक्ट एज अ इकोनॉमिक्स होना चाहिए या एज अ अकाउंट्स होना चाहिए। कुछ लोग बीए में भी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, तो एज ए इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ये वाला होता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको इसमें बोलेगा कि भाई अकाउंट्स वाले में बोलेगा, ऑडिट वाले में बोलेगा कि आपका अकाउंट्स में मिनिमम क्या होना चाहिए, आपका 60% होना चाहिए। क्या होता है, ऐसा अलग अलग डिमांड करता है। तो टायर 3 और टायर 4 में क्या होगा, उसमें जो आपके जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े ना, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये क्या होगा पेपर 3 पेपर 2 में जाएगा। बस वही फ़र्क होता है टायर 2 टायर 3 का एग्ज़ाम का, टायर 3 और टायर 4 का। ये टायर 1 में क्या होगा आपका, ये पेपर बेसिकली होता है, एक आपका रीजनिंग होगा, दूसरा आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जीके जिसको बोलते हैं, एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, और यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश होता है। ये पैटर्न 1 हो गया। जब पैटर्न 1 आप क्या कर लेंगे, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, ये इंटू 10 में सिलेक्शन करता है। इंटू 10 में सिलेक्शन करता मतलब अगर सपोज आपका 1000 पोस्ट आया है ना, तो गुणित 10 कितना हुआ, आपका 10,000 लोगों को यहाँ पर क्या करेगा, चयनित करेगा फेस 1 में। वो जितने सिलेक्शन हुए ना, उन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, उन लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड एग्ज़ाम में जाएंगे। यहाँ पर किस में जाएंगे, फेस 2 में जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप 3 के रेशियो पे लेगा। उसके बाद उनका क्या होगा, इंटरव्यू होगा,
और इंटरव्यू होने के बाद उनका यहाँ पर क्या करेगा, फाइनल सिलेक्शन लेगा, ये होता है। ये टायर 3 एग्ज़ाम ये सभी के लिए कंपल्सन है। ये आपको क्या करने का, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर। एसएससी में क्या होता है, एसएससी में आपका पेपर 1 तो हो गया, जो पेपर 2 होगा ना आपका, पेपर 2 यहाँ पर क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो होता है ना अपने को, इसमें ये नहीं मांगेगा कि आपको मेरिट लिस्ट में ना, आपको ये नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, आपको ये देखेगा कि आपको ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आपको प्रॉपर तरीके से आता है कि नहीं आता। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप हिंदी में भी चूज़ करते हैं, आप इंग्लिश में भी चूज़ करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम हिंदी में अच्छा लिख लेंगे, ये कॉमन गलती करते हैं। लेकिन हिंदी में कहीं मत देना, क्योंकि आप जब हिंदी का पेपर होता है ना, तो जो हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ होता है ना, एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से, वो पूरा एक एक चीज़ आपका मुहावरे, लोकोक्ति, आपको एक एक चीज़ का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और बहुत डीप होता है। इंग्लिश ईजी पड़ता है कि अपन जो बचपन से पढ़ते हैं ना अपन लोग, लेटर राइटिंग फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है। अपन जनरल ऑफ वंडर ऑफ साइंस पढ़े हैं बचपन से अपन लोग, वो कॉमन वाला पोस्ट है, तो इंग्लिश ज़्यादा ईजी पड़ता है, ठीक है। टायर 4 यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपका, वो आपके इसके ऊपर है, ये होता है DEST, ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये आपका होता है कि आपका टाइपिंग स्पीड कितना है। जैसे अभी क्या होगा, जैसे अभी आप लोग क्लर्क में जाएंगे ना, आप लोग सपोज क्लर्कियल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर क्या करेगा, आपको मांगेगा कि आपका DCA होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, नॉर्मली इस तरीके से मांगता है। ये SSC के आपके ये एग्ज़ाम होता है, CGL का। उसके बाद जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम है, जो इंडिया का सबसे फेमस एग्ज़ाम है, जो बहुत लोग टारगेट करते हैं, ये है CHSL। लगभग जितने भी ग्रेजुएट और जो 12वीं पास है इंडिया के ना, 50% लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं और सबसे कॉमन एग्ज़ाम है। ये कॉमन एग्ज़ाम इसलिए है क्योंकि ये बाकी वैकेंसीज आपकी रुकी ना रुके, ये कंफर्म है कि इसका पोस्ट आपको आएगा ही आएगा, निश्चित है। ये भी 3 फेज में होता है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, और कॉमन वही होगा, आपका मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होता है, और आपका ये जहाँ जहाँ पर बोलेगा आपको कंप्यूटर का, आपको प्रोफिशिएंसी, आपको टाइपिंग स्पीड जहाँ जहाँ बोलेगा उस हिसाब से होता है। ये CHL के पोस्ट आते हैं, LDC जूनियर असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और DO। ये जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसी में आपका सिर्फ टाइपिंग ही मांगता है, बाकी किसी में आपका टाइपिंग आपका नहीं मांगता। उसके बाद ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है इस तरीके से, अब जो चेंज होने वाला है 2 पैटर्न में होगा आपका ये। उसके बाद तीसरा SSC MTS, अभी आप लोग फॉर्म निकला होगा SSC MTS, कोई भरा है आप लोग में? कोई नहीं भरा ना, अभी SSC MTS निकला हुआ था। ये MTS मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। ये भी पोस्ट आपका बहुत फेमस है, जो आपका ग्रुप C और ग्रुप D वाला होता है, ठीक है। ये सारा का सारा होता है। अच्छा, दूसरा ये जो SSC होता है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, ये आपका क्या होता है, आपका ये क्या होता है, केंद्रीय का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, जो पोस्टिंग होता है बेसिकली आपका कहाँ होगा, आपका रायपुर होगा, बिलासपुर होगा, और अगर सपोज़ कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, सेंट्रल का कोई ऑफिस होगा तो वहाँ पर उसका पोस्टिंग होगा, ये होता है। स्टेनोग्राफर, जिसका स्टेनोग्राफर है सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। इस पर ज़्यादा फोकस क्या होता है आपका, मैथमेटिक्स पे नहीं होता है, इस पर रीजनिंग पे होता है, लेकिन मैथ्स को रीजनिंग में मर्ज करके पूछता है, यहाँ पर ये दिक्कत है आपका। ये स्टेनोग्राफर का पे होता है, आप काम करनी है। जो दूसरा एग्ज़ाम होता है आपका सबसे फेमस है, वो आपका बैंकिंग एग्ज़ाम होता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, सिर्फ लोगों को ये मालूम होता है कि IBPS का होता है और SBI का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ इतना ही मालूम होता है, उससे ऊपर मालूम नहीं होता। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोजगार पेपर और सब जगह सब्सक्रिप्शन करके रखना पड़ेगा, ताकि मालूम चले कि आपका एग्ज़ाम कहाँ से होता है। जो सबसे पहला होता है SBI PO एग्ज़ाम होता है। PO मतलब क्या होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। SO मतलब होता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर, और तीसरा यहाँ पर क्या होता है, ये आपका होता है क्लर्क, ठीक। उसके बाद ये SBI का एग्ज़ाम अलग होता है। SBI का जो क्वालिफिकेशन डिमांड होता है ना, वो हर बार यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। कभी कभार आपको बोलेगा कि ग्रेजुएशन में आपको 60% चाहिए, कभी कभार बोलेगा आपको ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, कभी बोलेगा कि जो भी ग्रेजुएट कर सकता है ना, वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो फॉर्म भर सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि जिसने भी ग्रेजुएशन किया है ना, वो क्या कर सकता है, SBI PO का एग्ज़ाम दे सकता है, SO का एग्ज़ाम दे सकता है और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन जब देखे कि क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए,
तो उन्होंने क्या किया कि भाई SBI PO वही आदमी देगा जिसका ग्रेजुएशन में क्या होगा 55% होगा। फॉर्म और बढ़ना चालू है। फिर क्या किया उसने बोला कि भाई अब जिसका 65% होगा वो देगा या जिसका 60% होगा वो। तो SBI क्या करता है अपने हिसाब से आपको बोलेगा कि भाई कितना सिलेक्शन होना चाहिए, आपको परसेंटेज होना चाहिए, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है IBPS, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं वो आप एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। IBPS के भी 3 एग्ज़ाम होते हैं। IBPS मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। SBI यहाँ पर क्या हो गया अपने को, सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद ये जितने एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। आगे आप समझेंगे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स यहाँ पर क्या होते हैं, केंद्रीकृत बैंक होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में बाकी जो उपक्रम है जिसको क्या करता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार का 49% का पैसा लगा होता है और 51% उस पर्टिकुलर बैंक का होता है, उसको हम बोलते हैं नेशनलाइज्ड बैंक, जो बाकी बैंक्स की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो वो जितने बैंक्स आपके 17, 19, 20, 21 बैंक है वो भी आपका लेता है, IBPS PO का लेता है। इसमें PO की जगह एक नया पोस्ट आता है, इसको बोलते हैं MT, मतलब यहाँ पर क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्या होता है, SBI IBPS SO होता है। और तीसरा यहाँ पर क्या होता है, CW मतलब क्या हो गया, कॉमन रिटन एग्ज़ाम, ये क्लरिकल का होता है। जैसे अभी आप लोग एक पोस्ट निकला होगा, सुने होंगे, SBI का अप्रेंटिस पोस्ट निकला है ना, ये MT, ये अप्रेंटिस पोस्ट इसलिए निकाला है कि अभी यहाँ पर क्या हो गया, जो SBI है ना उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो रेगुलर बेस पे क्या कर सके, उनको ले सके। तो उन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उन लोग अप्रेंटिस मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसको उन लोग ठेके पे लेते हैं कि 1 साल काम करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक। हाँ, उसका सर्टिफिकेट मिलता है जो प्राइवेट बैंक्स में काम होता है। उसके बाद IBPS का RRB होता है जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, ठीक है। ये हर जगह होता है ग्रामीण बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो पूरे बैंक को चलाता है, RBI का एग्ज़ाम होता है। RBI का एग्ज़ाम यहाँ पर क्या होगा, ग्रेड B एग्ज़ाम होगा, असिस्टेंट एग्ज़ाम होता है। और ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये अलग से एग्ज़ाम होता है, IPP करके एग्ज़ाम होता है, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। उसके बाद फिर नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का। बस फ़र्क क्या होता है, इन सब में सब जगह कॉमन होता है, सिलेबस सबका कॉमन होता है। बस फ़र्क यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको एक सब्जेक्ट, आपको जो बेसिक एग्रीकल्चर होता है ना, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बस वही फ़र्क होता है और कोई फ़र्क आपका नहीं होता है। ये बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। ये कॉमन एग्ज़ाम है आपका। पेपर 1 आपका इंग्लिश रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा और क्या रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगा। और सेम अपने यहाँ पर क्या होगा, पेपर 2 रहेगा, सेम वही 10 टाइम्स। मतलब आपका सपोज 100 पोस्ट निकला है तो 100 से अपन लोग 10 को गुना किए तो कितना हो गया आपका, 1000 पोस्ट, आपका 1000 लोगों को सिलेक्शन करेगा, फिर उनको ग्रुप डिस्कशन में बुलाएगा। ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। ये आपके बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं SO का, इस तरीके से। PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा ताकि मालूम चले एग्ज़ाम्स क्या क्या किस किस तरीके से आपका होता है। ये आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो तीसरा है वो आपका होता है RRB NTPC। अभी NTPC क्या पिछले 2-3 साल से चालू हुआ है। पहले हर एक के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता था। जैसे अलग से एग्ज़ाम मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे डिवीज़न बना है, जैसे बिलासपुर डिवीज़न बना है, किस में आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आता है। तो ऐसे यहाँ पर क्या पहले क्या करते थे, अपने को हर जो रेलवे का जोन था ना, वो जोन अपनी वैकेंसी निकालता था, पहले वैसा करता था। और उसी में यहाँ पर क्या हो गया, स्टेशन मास्टर के लिए अलग से एग्ज़ाम हो रहा है, गुड्स गार्ड के लिए अलग से हो रहा है, लोको पायलट के लिए अलग से एग्ज़ाम हो रहा है, हर एक के लिए एग्ज़ाम अलग अलग से होता था। तो उन्होंने क्या किया, उस सारे को मर्ज करके एक ही निकाल दिया, NTPC क्या हो जाएगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये टेक्निकल मतलब क्या होगा, जो आपका ड्राइवर वाला हुआ, जो मैकेनिकल काम करता है ना, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो सब आप क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। और NTPC में आपके ये वाले पोस्ट होते हैं, जूनियर क्लर्क हो गया, असिस्टेंट क्लर्क हो गया। अगर आप 12th पास है ना तो ये सारे एग्ज़ाम आपके होंगे। और अगर सपोज आप ग्रेजुएट हैं तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, इसके लिए आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड और आपका अकाउंट्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटाइज और स्टेशन मास्टर, ये आपके एग्ज़ाम होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम होते हैं।
सेम इसका वही सिलेबस होता है आपका जो होता है ना, पेपर 1 पेपर 2 होता है, बस फ़र्क क्या है कि इसमें इंग्लिश नहीं होता। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट्स आपके वैसी के वैसी कॉमन होते हैं। सेम CBT मतलब क्या हो गया अपने को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे। CBT 1 होगा, CBT यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। ये सब इस साल के लिए है। अब अगले साल जो सभी को रिप्लेस करेगा ना, वो करेगा ये चीज़, जो आपका जनवरी 2022 से या मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा साल होने के बाद अगला साल जो भी एग्ज़ाम चालू होगा ना, वो NRA से होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फ़र्क यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे अभी आप बैंक के एग्ज़ाम देते हैं, SSC के एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे में तो खैर एक ही टायर होता है, इस पर यहाँ पर क्या होता है, आप प्री और मेंस देते हैं। तो मेंस को उन लोग क्या करेंगे, एज इट इज़ वैसी का वैसी रखेंगे, लेकिन जो प्री का होगा ना, वो प्री के लिए क्या करेंगे, उन लोग प्री में क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम इसका मार्कशीट वैलिड रहेगा आपका 3 से 7 साल, ये गवर्नमेंट निर्णय लेगा। एक कॉमन एग्जाम देंगे, आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक मार्कशीट आपके पास आ जाएगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, मान लीजिए आपने 70% लिया है, आपने क्या है 70%। अब SSC कैसे निकालेगा वैकेंसी, जिसने CET में 60% लेके मार्क्स लेके आया है, वही सिर्फ उन लोग उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। या रेलवे क्या बोलेगा, जिसने CET में 55% से ऊपर नंबर लेके आए हैं, वही उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकते हैं। वो इस तरीके से क्या करेगा, अब अगली बार यहाँ पर क्या आएगा, NRA निकालेगा। ये किस किस के लिए होगा, SSC पे भी लागू होगा, IBPS पे भी लागू होगा और RRB के लागू होगा। ये CET 3 बेस पे होगा। पहला होगा जो 10th पास स्टूडेंट है वो, दूसरा होगा जो 12th पास स्टूडेंट है वो, और तीसरा होगा जो ग्रेजुएट है वो। हर एक का एग्ज़ाम होगा। ये जो ग्रेजुएट है वो बाकी दोनों भी दे के क्या कर सकता है, 10th पास भी और 12th पास भी दे के क्या कर सकता है, उनके लेवल पे आ सकता है। और ये क्या होगा, आपका साल में 2 बार होगा। और आप सपोज आप पहले बार एग्ज़ाम दिए और आपको मिला 60% मार्क्स, और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं इससे इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपने अगला एग्ज़ाम दिया और आपने 70% लेके आया, तो अब आपका जो परसेंटेज होगा CET का वो 70% होगा। और अगर आप 50% लेके आ रहे, आप कम लेके आ गए, तो आप इस पर नहीं, आप 60% पे ही रहेंगे। आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो आपके ऊपर चूज़ करना है कि आपको किस श्रेणी में रहना है, ये आपका ये होता है। ये कॉमन सिलेबस होगा। अभी तक MHA ने क्या किया, इसको रिलीज़ नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर संभावना थी, जहाँ पर बात चल रही थी, वो इसी पैटर्न पे रहेगा। जनरल रीजनिंग रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ये बेसिकली आपका यही सेक्शन पे रहेगा, ये कॉमन होगा। रेलवे का थोड़ा सा अलग होगा। रेलवे में यहाँ पर क्या होगा, रेलवे में क्या होता है, जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है ना, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कट जाता है, और इसकी जगह यहाँ पर क्या होता है, अपने को जनरल साइंस ले लेता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो आपका यहाँ पर क्या लेगा, 30% का मार्क्स लेगा, और 20% जो आपका लेगा करंट अफेयर्स लेगा, और बाकी जो ये जो जनरल अवेयरनेस है, ये आपका चेंज होके क्या बन जाएगा, ये चेंज होके बन जाएगा आपका GK बन जाएगा, जहाँ पर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये आपके बेसिकली आपके ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। ये इस तरीके से एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको होना पड़ेगा विस्तृत, पहले आपको होना पड़ेगा विस्तृत, और फिर आपको होना पड़ेगा सूक्ष्म। अब ये विस्तृत और सूक्ष्म होता क्या है, ये बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, 12वीं पास कर लिया या ग्रेजुएट कर लिया, और क्या किया, एग्ज़ाम्स आपके क्या क्या हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग। मैं यहाँ पर एक चीज़ को और आपको ऐड कर लेता हूँ, व्यापम, क्योंकि तैयारी आपको इसी तरीके से कराया जाएगा कि आप इसको भी कवर कर लें। ठीक है, बस एक छत्तीसगढ़ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर बाद में प्लान करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब होता क्या है कि अब आपने क्या किया, आप एक ग्रेजुएट हैं या आपने 12th पास कर लिया, आप ग्रेजुएट हैं और आपने 12th पास कर लिया। अब हम करते क्या हैं, SSC ने पोस्ट निकाला MTS का, और एग्ज़ाम है 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है।
आपने क्या किया, देखा भाई एसएससी एमटीएस का पोस्ट निकला है, आपने फॉर्म भर दिया और आप बुक्स लेके आगे पढ़ना चालू कर दी। इस बीच क्या मालूम चला, भाई रेलवे ग्रुप डी आया है। अच्छा ग्रुप डी आया क्या? अभी तो वर्तमान में सरकारी नौकरी चाहिए कैसे भी करके, ग्रुप डी भी भरेंगे, एग्ज़ाम तैयारी करें ना, अब हम सब एग्ज़ाम देंगे। ग्रुप डी करते करते तैयारी आप करने चालू कर दे, फिर आपका एग्ज़ाम आ गया, अरे भाई एनटीपीसी भी आ गया, क्या बात है एनटीपीसी भी आ गया, चल इसको भरते हैं, चालू करते हैं। फिर क्या आ गया, बैंक आ गया, फिर क्या आ गया, बैंक का एग्ज़ाम आ गया, आईबीपीएस भी आ गया, वाह आईबीपीएस भी आ गया, और हॉस्टल वार्डन भी आ गया। अब जो क्या करते हैं, जो बच्चा तैयारी करता है ना, नौकरी की लालसा होती है कि भाई कैसे भी करके सरकारी नौकरी पाना है, आप पूरा दम यहाँ पर मार दिए, पूरा दम मार दिया। आप किरण की बुक लेके आ गया, प्रैक्टिस सेट लेके आ गए, पिछले 3 साल के पेपर्स लेके आ गया, पेपर रीड किया आपने, एकदम तबियत से पढ़ना चालू किया। यहाँ पे तो ढीले पड़े, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, आप कहाँ कूद जाएंगे, आप कूद जाएंगे किसमें, रेलवे में कूद जाएंगे। चल यहाँ पर नहीं हुआ ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब जो है ना मैं फिर नए सिरे से शुरुआत करता हूँ, एकदम दम खम लगाता हूँ, एकदम नया एनर्जी लगाऊंगा, 2 दिन रेस्ट जाएंगे, 2 दिन घूमने घामने जाएंगे, फिर नए सिरे से क्या करेंगे, आप इसका तैयारी में लग जाएंगे। यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, साला बड़ा दिक्कत हो गया है। तो अब फिर क्या करेंगे, पूरा दम लगा के आईबीपीएस में आ जाएंगे, और फिर पूरा दम लगा के व्यापम में आ जाएंगे। तो हर बार क्या करेंगे, आप तैयारी तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आप तैयारी करते हैं, कॉमन यही करते हैं तैयारी, यही कॉमन तैयारी करते हैं ना। कॉमन तैयारी क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो ये जो पैटर्न अभी आप देंगे ना, आपका ये चीज़ क्या होगा, कभी सिलेक्शन आपको नहीं देगा, ये कभी आपको सिलेक्शन नहीं देगा। आपको बोल रहा है कि 100 में अगर आपको बोल रहा है कि 70% में अगर आपका सिलेक्शन निश्चित हो रहा है, आप पहले बार एग्ज़ाम दिए, आप 50% लेके आए, आप ये वाला एग्ज़ाम दिए 51% लेके आए, आप ये वाला एग्ज़ाम दिया 52% लेके आए, आप ये एग्ज़ाम दिया आप 60% लेके आए, तो आपको पर्सनली लगेगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहला पेपर दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी गलतियाँ सीखे, आपने गलतियाँ सीखी, भाई ये चीज़ मेरे से नहीं बनता है, मेरे को यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, तो मैं इस जगह यहाँ पर क्या करता हूँ, इम्प्रूव करके मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आप ये वाला काम करेंगे, फिर उसकी गलतियाँ सुधार के आप कहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आएंगे, फिर आप यहाँ पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चन टकराएंगे, आप तो पढ़ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ कॉमन आपके टॉपिक्स टकराएंगे, यहाँ से आप सीखेंगे, फिर आप उसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो चीज़ होगा ना, ये कभी भी आपको सिलेक्शन नहीं देगा। इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं देगा। ये मुझे भी 50 एग्ज़ाम देने के बाद मालूम चला। जब 50 एग्ज़ाम दे लिया, जब मेरे को पूरा नॉलेज हो गया था, कि मेरे को तो इतना हो गया था कि मैं क्वेश्चन दे के बता देता कि कौन से बुक्स में आया है, मतलब कौन से बुक का क्वेश्चन है और कौन से एग्ज़ाम में पूछा है, इतना मेरे को सूक्ष्म नॉलेज हो गया था, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा था। क्यों सिलेक्शन इसलिए नहीं होता, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉपर तरीके से नहीं था। अब यहाँ पर जो बात बनो, आपको विस्तृत होना मतलब क्या होता है, आप ये सारे एग्जाम्स निकालोगे ना, एक कॉमन चीज होगा, वो कॉमन चीज होता है मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीए होता है। हर एग्जाम्स में सेंट्रल लेवल पे आप जो भी एग्जाम दोगे, इवन आप मैथ दोगे, कैट दोगे, कोई सा भी एग्जाम दोगे ना, सभी में क्या होगा, सिर्फ यही 4 टॉपिक यहां पर क्या होता है, कॉमन होता है। बस आप व्यापम दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका वहां पर छत्तीसगढ़ को, कंप्यूटर नॉलेज को और हिंदी को यहां पर क्या कर देगा, जोड़ देगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट क्या होता है, एकदम फिक्स होता है कि सर मेरे को आईबीपीएस का क्लर्कल ही एग्ज़ाम देना है, आईबीपीएस का पीओ एग्ज़ाम देना है, या रेलवे का मेरे को एनटीपीसी देना है। बहुत कम लोगों का टारगेट ऐसा होता है, इसको रख दे ऐसा। बहुत कम लोग यहाँ पर क्या होता है, टारगेट एक पर्टिकुलर होता है। लेकिन कॉमन क्या होता है, एक कॉमन मेंटलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स की, कि कैसे भी करके जॉब मिल जाए। ये कॉमन मेंटलिटी होती है। जैसे बच्चे में बताते हैं ना कि सर नौकरी करना है, नौकरी लगवा दो कैसे भी करके। कौन सा सर, ऐसा तैयारी करवा कि नौकरी लग जाए बस कैसे भी करके। ये कॉमन मेंटलिटी, अभी इतने लोग काउंसलिंग के लिए आए थे, जो आते थे, सबको कॉमन ही होता था।
तो आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या होता है, मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होता है और जीए होता है। जीए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। इसी में आपका क्या होता है, जीके होता है, इसी में आपका जनरल साइंस होता है और इसी में आपका क्या होता है, कांस्टेंट वाला होता है। साथ में यहाँ पर क्या होता है, करंट अफेयर्स होता है। ये तीनों को मिला के यहाँ पर क्या होता है, जीए बनता है। जीके का, जीएस का और करंट अफेयर्स का मिला के आपका जीए होता है। अब एग्जाम वेरिएट कैसे करता है, एग्जाम कैसे करता है कि अब आप सपोज मान लो आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे तो इसमें आपका 25% आपका मैथ्स है। तो ये 25% मैथ्स कैसा होगा, आपका जो 5 नंबर का होगा, 5 नंबर आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन में देगा, 2 नंबर आपको संख्या पद्धति का देगा, 1 नंबर आपको महत्तम लघुत्तम का देगा, एचसीएफ एलसीएम का देगा, 1 नंबर औसत का देगा, 1 नंबर टाइम एंड वर्क का देगा, 1 नंबर चाल समय दूरी का देगा, 1 बोट वाला देगा। ये फर्क रहेगा। लेकिन सपोज अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, बैंक एग्जाम दोगे तो आपको वो सब नहीं पूछेगा। आपको डायरेक्टली क्या पूछेगा, आपको पूछेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको पूछेगा। तो ये सभी में यहाँ पर क्या होगा, ये इसके यहाँ पर लगभग मटेरियल सबका सेम होता है, लेकिन टॉपिक्स और उसका डिमांड होता है वो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अपनी जो तैयारी रहेगी ना 8 मंथ्स की, जो हम लोग जो प्लान किए हैं वो 8 मंथ्स का प्लान इसलिए किए हैं, 8 मंथ्स तक आप कोई एग्जाम मत दिलाइए और टारगेट से भटकिए मत। 8 मंथ्स के अंदर क्या कर दिया, अपने आप को विस्तार कर लीजिए। विस्तृत मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपने मैथ्स के सारे टॉपिक पढ़ लिए, जितने भी टॉपिक आपके होते हैं ना, आपके जो टॉपिक आपके रेलवे में होते हैं, जो आपके एसएससी में होते हैं, जो आपके बैंक में होते हैं, जो आपके बाकी एग्जाम्स में होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप मर्ज करके यहाँ पर आप पढ़ लिए। फिर वही सारे टॉपिक्स आपने रीजनिंग के लिए पढ़ लिया। इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाला उसके लिए तो ओके है, जनरल इंग्लिश पूछता है। जो हिंदी मीडियम वाला होगा उसको इंग्लिश में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्टअप होगा, वॉकेब बिल्टअप होगा, फिर आपका ग्रामेटिकल बिल्ट होगा, धीरे धीरे बिल्टअप होगा आपका, और ये आपका जीके होगा। तो हम क्या करेंगे 8 महीने में, क्या एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे। एग्जाम को टारगेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को टारगेट करेंगे और हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट बन जाएंगे। आपका 2 सर्कल में चलेगा, पहले आपका बेसिक होगा, फिर आपका मॉडरेट और आपका एडवांस लेवल पे चलेगा। क्योंकि बेसिकली बहुत से बच्चे क्या होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले होते हैं। अक्सर जो बैकग्राउंड वाला आपके होते हैं वो आर्ट्स वाला होता है, बायो वाला होता है और कॉमर्स वाला होता है मोस्टली। मतलब अगर आपके 100% जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, 100% में जो रेशियो होता है 50% लगभग वो आर्ट्स और बायो वाले होते हैं, जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं उनके पास। कॉमर्स वाले क्या करेंगे, 30% लोग यहाँ पर क्या होते हैं, आपकी जो 30% 30 से 40% बोलूँ, जो यहाँ पर क्या होता है कॉमर्स वाले होते हैं। और जो 10% होते हैं ना, वो यहाँ पर बहुत हिम्मत करके बीएससी पढ़ते हैं। क्यों, बीएससी पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। आपको फिजिक्स का पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो जो बीएससी पढ़ता और जो बी करता उनको थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज होता है, क्योंकि मैथ्स करते करते क्या होता है, माइंड थोड़ा शार्प हो जाता है। तो उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले से थोड़ा सा अलग होता है। जनता जो मोस्टली आती है इसमें होती है, जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, एक तो वो हिंदी मीडियम वाले होते हैं और दूसरा वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं। तो उनको क्या मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके भी। तो पहला क्या होगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, जहाँ पर क्या होगा आपका इनिशियल रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले इस पर टारगेट करेंगे। ये टारगेट क्या होगा आपका 8 मंथ्स में आपका पूरा हो जाएगा। जब ये 8 मंथ्स में आपको पूरा मैथमेटिक्स आपने 2 राउंड पढ़ लिया है, आपने रीजनिंग 2 राउंड पढ़ लिया, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये होने के बाद क्या करेंगे, जब ये पूरा हो जाएगा ना, अगला जो 4 मंथ्स होगा, जो अगला 4 मंथ्स होगा ना, वो आपका होता है पिन पॉइंट, जहाँ पर आप सूक्ष्म हो जाएंगे। सूक्ष्म मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप पिन पॉइंट हो जाएंगे। पिन पॉइंट का मतलब होता क्या है, आपने वहाँ पर पूरा विस्तृत जानकारी कर लिया, आपने पूरा पढ़ लिया। अब पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, आप 8 महीने में पूरा एज अ पैकेज तैयार हो गए कि अब आपको ये मालूम है कि भाई मेरे से मैथ्स भी बनता है, मेरे से रीजनिंग भी बनता है, मेरे से इंग्लिश भी बनता है, और मेरे से यहाँ पर क्या बनता है, जीके भी मेरे को याद है। आपने वैसा तैयार हो गए। ये 8 महीने के बाद आपका मेन तैयारी, अब तैयारी चालू होता है, जहाँ पर आप सिलेक्शन मटेरियल बनते हैं।
वो कैसे होगा? अब मालूम चला कि आज पोस्ट निकला है, आज आपका एसएससी का सीएचएसएल का पोस्ट निकला है और आपका एग्ज़ाम है 60 दिन का। आपका एग्ज़ाम कितने दिन का है? 60 दिन का। अब आप वहाँ पर पूरा पढ़ते हो, आपको मैथ्स पूरा मालूम है, आपको रीजनिंग पूरा मालूम है, आपको जीके पूरा मालूम है, आपको करंट अफेयर्स, इंग्लिश आपको पूरा मालूम है। अब आपका सीएचएस है, आपको निकला और आपको मालूम है कि आपका 60 दिन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब आप टारगेट करेंगे सीएचएसएल को, क्योंकि अब आप उस लायक बन चुके जहाँ आप क्या कर सकते हैं? आप टारगेट कर सकते हैं। अब जब सीएचएसएल होगा ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और जीके होगा। अब जब आप इस टारगेट करेंगे तो पहला यहाँ पर क्या बनेगा? इसका स्ट्रेटजी बनेगा कि आपका तैयारी कितना होगा, आपका तैयारी कैसा होगा। तब आप इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि आपको ये मालूम होगा कि भाई एसएससी में सीएचएसएल दे रहा हूँ। आपने पिछले 10 साल के पेपर निकाले, 10 साल का पेपर आपने क्या खुद से रीड किया? वो क्या, वो तो हम प्रोवाइड करा ही देते हैं 10 साल का स्ट्रेटजी। आपने पूरा 10 साल का पेपर देखा, पेपर में कहाँ कहाँ से कितने कितने नंबर का कौन कौन सा पूछता है, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर मैंने बोला कि आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, समय और कार्य का क्वेश्चन होता है, तो आपको ये मालूम हो जाएगा भाई जो सीएचएसएल है ना, इसमें ना समय और कार्य वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आदमी आता है या आदमी जाता है ना, 3 आदमी वाला, वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। आपका जो पर्टिकुलर फोकस क्या होगा? आपको उस टाइप के क्वेश्चन पे होगा। आप तब क्या करेंगे? पिन पॉइंट करेंगे। आप रीजनिंग आएंगे तो भाई इसमें न्याय निगम वाला, ब्लड रिलेशन वाला ज़्यादा पूछता है, सिटिंग वाला ज़्यादा पूछता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? आप टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद आपके होंगे, उसके बाद आपके होंगे प्रैक्टिस सेशन और आपका होगा मॉक टेस्ट। कैसे होगा? एग्जाम आपका है 2 घंटे का, मतलब आपका जो एग्जाम मेन एग्जाम है, आपका मेन एग्जाम आपका 1 घंटे का है, मतलब आपके पास 60 मिनट 100 क्वेश्चन करना है। 60 में कितना करना है? 100 क्वेश्चन करना है। जो पहला हफ्ता चलेगा, पहला हफ्ता आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 घंटा और आपके पास 100 क्वेश्चन। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि कौन कौन सी जगह मैं वीक पढ़ रहा हूं। मेरे को मैथमेटिक्स के ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते, मेरे से रीजनिंग का ये वाला चीज़ नहीं बनता, मेरे पास जीके का ये मेरे को अच्छे से याद नहीं रहा, मेरे को इंग्लिश में ये जगह दिक्कत जा रहा है। आप यहाँ से क्या करेंगे? अपनी कमियाँ उजागर करेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ से आप अपनी कमजोरियाँ उजागर करेंगे कि मैं बना रहा हूँ तो मेरे को स्पीड नहीं मिल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस जगह दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो फिर क्या होगा? यहाँ से आप पिन पॉइंट टारगेट करेंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाए? आपकी जो कमजोरी होगी उस कमजोरी पे यहाँ पर क्या करेंगे? उसमें फिर वर्क करेंगे, इस पर फिर मेहनत करेंगे, इसमें फिर आपके मेहनत करेंगे। मेहनत करके फिर क्या आएंगे? अपन लोग नेक्स्ट वीक में आएंगे। अब पेपर क्या होगा? अब आपका 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का, और आपके पास क्या रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। फिर बढ़ेंगे, फिर आपके पास 1 घंटा 20 मिनट रहेगा, फिर आप 100 क्वेश्चन दोगे। फिर 1 घंटा 10 मिनट 100 क्वेश्चन दोगे। फिर 1 घंटा, ये आपका 100 क्वेश्चन। ऐसे कम से कम 30 से 40 से 50 प्रैक्टिस सेट करोगे। आपको मालूम चलेगा कि एक एक दिन में आप क्या कर रहे हैं? आपका एक एक नंबर बढ़ रहा है, और वो एक एक नंबर बढ़ते 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 कहाँ पर आ गए? आप कहाँ तक आए? आप 80% मटेरियल तक आपका है। और यही तरीका है आपका सिलेक्शन का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 3 महीना पढ़ के 4 महीना पढ़ के कोई जॉब निकाल लूँगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपको बहुत से कोचिंग वाले निकलते हैं, जो बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं? पटवारी का पोस्ट आ गया, पटवारी बनिए 3 महीने में, 2 माह में लेते हैं 2000 3000 4000 फीस लेते हैं और पटवारी बनाएंगे आपको, बोलेंगे हम ऊपर तैयारी करवा देंगे। नहीं होता। सिलेक्शन किसका होता है? उस पर जो आदमी 2-3 साल से लगा हुआ है ना, जो बेचारा 2-3 साल से पूरा मेहनत करके भिड़ा हुआ है, लगा हुआ है, जी जान से लगा हुआ है, सिलेक्शन आपका सिर्फ वही देगा आपका। तो आप ये सोचेंगे ना कोई बंदा 2 महीने में 3 महीने में पढ़ के नौकरी निकाल ले रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। अपने आसपास देख लो आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या अथाह समंदर है। बहुत से लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 साल से दे रहे हैं, सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, उनको पूरा नॉलेज है। आप उनको बोलोगे ना रेलवे का एग्जाम, अरे भाई रेलवे बहुत बार दिया हूँ। अब लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम लगाना ना बहुत मुश्किल है। जिनको मालूम ही नहीं है उन लोग ये बोलेंगे कि रेलवे एग्जाम लगाना, गवर्नमेंट एग्जाम बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम लगाना बहुत ईजी है।
बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए और थोड़ा सा आपको मोटिवेशन चाहिए और थोड़ा सा आपको राइट डायरेक्शन चाहिए। बस इतना ही लगता है एग्जाम में, इससे ऊपर कुछ नहीं लगता, इतना ही लगता है एग्जाम में ही होता। अब यहां पर सपोज क्या किया, आपने खुद का दिमाग लगा लिया, आपने मान लीजिए आपने खुद का दिमाग लगा लिया, तो इसका मतलब आप हो गए खत्म। आप इस चीज को मानिए या ना मानिए, आप खुद से अपने आप को समझ लिए ना, मैं बहुत समझदार हूं, मैं खुद से कर लूंगा, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे को क्या जरूरत है करके जिस दिन आपके मन में ये भावना आ गई, तो समझ लीजिए कि आप इस रेस से बाहर हो चुके हैं, आप इस रेस में है ही नहीं। जब तक कि आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेंगे, जब तक कि मोटिवेशन और जब तक कि राइट डायरेक्शन नहीं लेंगे। तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलता है, मालूम है ना, है कि नहीं? इसके पास सीखने के लिए, इसको सिखाया कौन है? कौन सिखाया? कोच इसका कौन है? तेंदुलकर का कौन है? हमारे तेंदुलकर साहब है, उनके कोच कौन है नहीं मालूम? पूरे वर्ल्ड में फेमस भाई, आचरेकर, नाम सुना आचरेकर? सुने आचरेकर? कभी क्रिकेट खेला है? इंटरनेशनल नहीं खेला, लेकिन तेंदुलकर क्या तब भी उसके पास जाता है। वो इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बाद भी जाके उसके पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास कैलिबर है, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास एक क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को प्रॉपर तरीके से राइट डायरेक्शन पे कैसे लेके जाना उसको ये नहीं मालूम। आप में बहुत कैलिबर है, आप में से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को आपको कैसे इकट्ठा करके और आपको नौकरी पाना ये आपको नहीं मालूम। आप मेरे से फास्ट मैच बना सकते हैं, आप मेरे से फास्ट रीजनिंग बना सकते हैं, आप मेरे से लाख गुने अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि एग्जाम को टारगेट कैसे करके उस पर घुस के वो नौकरी कैसे पाना, आपको ये नहीं मालूम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गाइडेंस, आपको वो आपको मोटिवेट और राइट डायरेक्शन आपको लगना पड़ेगा। जहां पर आप ये सोच लिए कि आप मैं कर सकता हूं, तो आपकी आधी लड़ाई आप खत्म हो चुकी है। आपको जब तक कि आपको सिस्टम बना के प्रॉपर तरीके से एक वे में आप चलते रहेंगे ना, वो तभी आप क्या करेंगे, उस लाइन पे बने रहेंगे। टाइम लगता है, गवर्नमेंट नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, और एक बार का मेहनत है, एक बार का मेहनत है, और एक बार में अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन करके कर लिए तो जिंदगी भर आपका काम है। हम लंबी अवधि बच्चे लोग बोलते हैं सर 3 महीने वाला कोई कोर्स है क्या, मैसेज करते सर 3 महीने वाला कोई कोर्स है क्या, 4 महीने वाला कोई कोर्स है क्या, मेरा एग्ज़ाम 3 महीने बाद उसका तैयारी करा देंगे क्या? नहीं हो पाएगा। आप बहुत ज़्यादा कैलिबर वाले हैं आप पहले से, क्योंकि अब जो बच्चे लोग आते हैं ना वो क्या 3-4 जगह कोचिंग कर चुके हैं, उनको उन कोचिंग की क्या असलियत मालूम चल चुका होता है। हम इतना छात्र क्यों बोलते हैं कि आपका फीस रिफंड करेंगे? कभी किस कोचिंग में सुना आपने? आप आज आपने क्लास स्टार्ट किया और 3 महीने बाद आपको लगेगा ना कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाए। 3 महीने बाद आप 3 महीना पढ़े और 3 महीने बाद आपको लग रहा है कि यार ये जो दिशा इन लोग दिखा रहे हैं ना, ये मेरे को भ्रमित कर रहे हैं, इन लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को पढ़ने में। आप 3 महीने अपनी फीस वापस लेके जा सकते हैं आप, बिल्कुल। आप 6 महीना पढ़े, 6 महीने बाद लग रहा है आपको ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेवल अच्छा नहीं है, या मेरे को गलत डायरेक्शन दिया जाए, आप 6 महीने बाद भी फीस वापस लेके जा सकते हैं। बाकी कोचिंग में आपको सिर्फ 7 दिन बाद क्या होगा, आपको सिग्नेचर कराया जाएगा और नीचे लिखा जाएगा फीस नॉट रिफंडेबल। आपको साइन करा लिया जाएगा, फोटो लिया जाएगा, आपको बोलेगा आप ज्वाइन कर चुके, आपको फीस नहीं मिलेगा, और आप बाद में क्या करेंगे, आप पछताते रहेंगे। आप जाएंगे, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, दूसरे के लिए आपको रोक दिए हैं, आप ये पढ़ रहे हैं फिर आप ये पढ़ेंगे, तो तैयारी प्रॉपर वे से सिस्टम से नहीं होती। तो हम इतना लंबा समय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि एक सिलेक्शन मटेरियल बनने में आपको उतना समय आपको देना ही पड़ेगा। झूठ नहीं बोल सकते कि आपको हम 3 महीने में 4 महीने में तैयारी करा देंगे, आपसे 4,000 5,000 फीस लेके आपको उसमें नौकरी लगवा देंगे, ऐसा नहीं हो पाता। आपको पूरा 1 साल आपको देना ही पड़ेगा, आप 8 महीने आपको पूरा देना पड़ेगा, 8 महीने के बाद जो अगला 4 महीने आपको देना पड़ेगा,
उसके बाद इसका मैं आपको निश्चित तौर पे गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पेशेंस के साथ बीच में खुद का दिमाग ना लगा के, बहुत से लोग बच्चे लोग क्या करते हैं मालूम, वो क्या करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, आपको एग्ज़ाम है, आपको 2022 के मार्च में एग्ज़ाम देना है फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, आपने टारगेट किया कि मेरे को ना रेलवे 2022 में मेरे को क्या करना है, मार्च में मेरे को रेलवे का एग्ज़ाम देना है, और अगस्त में क्या हो गया, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। मतलब आपका जो टारगेट है ना एग्ज़ाम रेलवे का, आपने तैयारी चालू कर ली है, आपने तैयारी चालू कर ली है, और आपको 22 मार्च को आपको रेलवे का एग्ज़ाम देना है, और वही सेम पोस्ट क्या हो गया आपका अगस्त में आ गया है, और आपने तैयारी मार्च से चालू की है। तो हम में से क्या करते हैं, जो 90% बच्चे होते हैं ना, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं। क्यों देते हैं? उनकी कॉमन मेंटलिटी ये होती है कि मेरे को एग्ज़ाम तो मेरे को मार्च में देना है, लेकिन इस जगह मैं एग्ज़ाम देके ना, इस जगह एग्ज़ाम देके मैं एग्ज़ाम का एटमॉस्फेयर देख लूँ कैसा होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लूँ कैसे होता है, किस तरीके से होता है, करके हम ये वाला एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। और हम ये एग्ज़ाम देने के बाद क्या करेंगे, अब जब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, जो आपका टारगेट है ये, आप शुरुआत यहाँ से किया था और आपका टारगेट ये है, लेकिन गलती से बीच में ये आ गया, तो क्या बोलेंगे आप, राह में तो ये भी पढ़ रहा है यार, मैं ये एग्ज़ाम दिला लेता हूँ। और जब आप ये एग्ज़ाम दिलानेंगे, आपने 500 रुपये फॉर्म का भर दिया, तो मन में क्या धारणा आएगी, साला 500 रुपये फॉर्म का तो भरा हूँ, 1 घंटा मेरे को जाके बैठना है, तो 1 घंटा मैं करूँगा क्या। तो तब आप क्या करेंगे, आपका जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है ना, आप इससे भटक जाएंगे। आप क्या करेंगे, इस लॉन्ग टर्म का जो टारगेट होगा ना, वो मैं अगस्त के बाद चालू कर लूँगा यार, अभी क्या पता मैं इतना मेहनत तो करूँ, क्या पता मेरी नौकरी लग जाए। लगता है ना बहुत बार, क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, जो जो पढ़ा वही पूछ ले, ये क्या पता से नौकरी नहीं आती। आपको जब तक कि वो सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप एक सिस्टम बना के नहीं चलेंगे, तब तक का भी आपका जॉब नहीं होता। नहीं तो मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ना 7-7, 6-6 साल, 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो भी एग्ज़ाम दोगे ना, वो बंदा आपको उस एग्ज़ाम को देते हुए मिलेगा। हर एग्ज़ाम देगा, और हर एग्ज़ाम देगा, और किस में देगा क्या पता है, इसमें सिलेक्शन हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, लेकिन वो कभी भी रुक के ये नहीं सोचता है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूँ। वो गलतियां करने का वो नहीं देता, उसको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा हूँ। सिलेक्शन 80% में होगा, मैं 50 चालू कर रहा हूँ, 50 से 51 में पहुँच रहा हूँ, 51 से 52, 53, 54, 55, ऐसा करते करते इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन मेट नहीं बन रहा है। क्यों? ये सारी गलतियां करता है। आपको बहुत सूक्ष्म, आपको बहुत पिन पॉइंट होना पड़ेगा। जब मैंने एसएससी क्रैक किया था, 2 घंटे का पेपर था। 2 घंटे का पेपर कितने बना सकते हैं आप लोग? 200 क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा बनाने में? बताया था ना मैं, 2 घंटे का पेपर है, और आप पूरे 200 क्वेश्चन बना चुके हैं, कितना टाइम लगा होगा अंदाजा? 2 घंटा काफी, 200 क्वेश्चन लिए। मेरे को आज भी याद है, मैंने 47 मिनट में बनाया था पूरे 200 क्वेश्चन को, 47 मिनट में बनाया था। और वो कब हुआ? जब मैं 50 एग्जाम, मैं तो ऐसे एग्जाम दिलाता था, मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं था कि मेरे मोहल्ले पता क्या बोलते थे, इसको कीड़ा है। रेलवे का एग्जाम संडे देने चला गया, एसएससी का एग्जाम देने चला गया, बैंक का एग्जाम, मतलब हर एग्जाम दिलाता था। मेरे मोहल्ले वाले तो ऐसे बोलते जैसे मैं संडे घर पे रहता था ना, क्या बेटा तेरा कोई एग्जाम नहीं है क्या आज? मतलब ऐसा बोलते थे मेरे को, इतना ताना पड़ता था। क्यों? मेरे को मालूम ही नहीं था तैयारी कैसे करना है। मैं हर एग्जाम, मतलब खूब सारी बुक्स ला के रखा हूँ, किरण की, अरिहंत की, ये बुक, ये सब ला के रखा हूँ, सब ला के रखा हूँ, और सिर्फ पढ़ रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है, रेलवे का एग्जाम हो रहा है तो मैं रेलवे की तरीके से पढ़ रहा हूँ, एसएससी का आ रहा है तो मैं एसएससी की तरह से पढ़ रहा हूँ, बैंक का आ रहा है बैंक तरह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी नहीं किया उस तरीके से। 52 एग्जाम, 53 एग्जाम देने के बाद मेरे को मालूम चला कि गलतियाँ कहाँ हुई। फिर मैं बैठा, फिर वापस दृढ़ निश्चय किया, अब मैं कोई सा भी एग्ज़ाम होगा मैं नहीं दूंगा। अब से 6 महीने बाद मैं एग्ज़ाम दूंगा, जब तक कि मैं अपने आप को पूरा प्रॉपर करके एक एज अ पैकेज ना तैयार कर लूँ।
फिर मैंने वापस फिर से मैथ्स का शुरू का जो सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम से लेकर वापस फिर से पढ़ा, लूसेंट को पूरा घोट के एकदम पी लिया। मतलब उसके बाद मेरी तैयारी इस तरीके से हो गई थी कि कोई सा भी क्वेश्चन देख के मेरे को ये मालूम चल जाता था ये एग्ज़ाम ना 2015 में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इस पेपर में पूछा हुआ है, ये इस बुक का क्वेश्चन है और ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। मतलब मेरी तैयारी इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी। उसके बाद जब एग्ज़ाम देने जाता था ना, पिछले 10 साल के पेपर को रीड करता था, तब मुझे इतना कॉन्सेप्ट आइडिया था कि इंग्लिश में पूछेगा ना, इंग्लिश में वोकैबुलरी पूछेगा तो वन वर्ड पूछेगा, तो इसमें ना इस टाइप का वन वर्ड पूछता है, इसमें इस टाइप का स्पॉटिंग एरर पूछता है, इसमें इस टाइप का ऐसे राइटिंग पूछता है, इसमें इस तरीके से पूछता है। रेलवे स्टेशन मास्टर देने जाऊंगा तो जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स का ना ये आपका इस जगह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, केमिस्ट्री यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से। मतलब आप तैयारी इतनी सूक्ष्म हो गई थी। इतना तैयारी होने के बाद उसके बाद मॉक टेस्ट लेता था, खुद से देता, प्रैक्टिस सेट निकाल के जो अवेलेबल रहता था, 100 क्वेश्चन का देता, अपनी स्पीड देखता था, फिर स्पीड इम्प्रूव करते 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 फिर वो एग्ज़ाम देने जाता था। और यही तरीका है एग्ज़ाम देने का, और कोई एग्ज़ाम तरीका नहीं है आपको जो बोलेगा ना कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम देते एक्सपीरियंस आ जाएगा, नहीं होगा। और सिलेक्शन का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि पहले आपको होना पड़ेगा विस्तृत, मतलब आपको सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। आप कोई से भी बैकग्राउंड वाले हो, आप चाहे वो मैथ्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, बायो वाले हो, उसका चिंता बिल्कुल नहीं करना। बेसिक से पकड़ के सिखाएंगे, बेसिक से मॉडरेट लेके जाएंगे, मॉडरेट से एडवांस लेके जाएंगे, और कब आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और कब आप उस लेवल पे आ जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। वो गारंटी हमारी है। अब मैंने पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, जो 2-3 एग्जाम दिला चुका है ना, उसको आप ये पढ़ा रहे हैं, सर वो वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसा बनेगा, उसके लिए कैसा करेंगे। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। आप अगर ये पढ़ रहे हैं ना तो आपका दिमाग सिर्फ इसमें लगाना है, यार वो वाला आएगा तो कैसे होगा, ये वाला आएगा तो कैसे होगा। आपको ये नहीं सोचना है, वो भी आएगा, वो अपने समय पे आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप ये सोच के दिमाग खराब कर लिए तो आपसे ये नहीं बनेगा। आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड लेकर आपको धीरे 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 करते क्या करेंगे, आपको एक लेवल पे लेके जाएंगे। 8 महीने का टाइम इसलिए लेते हैं, उस लेवल पे लेके जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करा के तब तक हम सही करते हैं कि आपको एग्ज़ाम मत दो, किसी भ्रम में मत पड़ो। आपकी उम्र 22 से 24 साल है। आप ये सोचो कि मेरे को 28 साल से पहले मेरे को क्या करना है, अपने आप को सेटल करना है। कॉमन मेंटेलिटी ये होती है कि हम जब कर लेते हैं ना, हम ग्रेजुएट कर लेते हैं तो क्या मायाजाल में पड़ता है, ये थोड़ा सा ना, ये आपके थोड़े से आप इस मायाजाल में फंस जाते हैं, जहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई घर वाले ना पढ़ा लिखा के मेरे को इतना बड़ा तो कर दिए हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ क्या, कोई प्राइवेट जॉब के साथ ये कर लूँ क्या। आप इस मायाजाल में बिल्कुल मत रहना। आपको नहीं है पैसा, प्रॉपर जहाँ पर क्या होता है आपके एग्जाम आप बहुत सारे दे सकते हैं। अभी भी जो बच्चे 2-3 साल पहले पढ़े ना, जो खुद का दिमाग लगा के अभी बोलते हैं कि सर अब वो तरीका अच्छा लगेगा, लेकिन अब उनका दिक्कत क्या होता है मालूम, अरे सर ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, दोबारा क्यों पढ़ा रहे। तो भाई वो हमारी गलती थोड़ी है। आपको बोला गया है कि आपको ये पद्धति अपनानी पड़ेगी, आपको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा, आप यही करेंगे। तो आप पहले आएंगे, पिच पे आएंगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सिंगल डबल खेलना पड़ेगा, फिर आपको बीच में दौड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से उस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। फिर जब आप क्या करेंगे, ढल जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बढ़ के छक्का भी मारेंगे। आप कभी ऐसा हो कि आप पहली बॉल गया जाके छक्का मारना चालू कर दिए, 1 मारोगे 2 मारोगे, उससे ऊपर क्या मारोगे, क्योंकि आपकी बॉडी वार्म अप नहीं हुई, आपके कदम मेल नहीं खा रहे हैं, आपका पेशेंस नहीं है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप एटमॉस्फेयर को जज नहीं कर पाए, प्रॉपर मॉड्यूलेट नहीं हो पाए। तो जब वो पूरा होगा उसके बाद ही क्या होगा, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आप शतक मार सकते हैं। यही तरीका एग्जाम निकालने का। और कोई तरीका आपको भी बोलेगा ना कि आपकी मैं 6 महीने में जॉब लगा दूंगा, बेवकूफ़ बना रहा है आपको।
हम भी निकालते हैं, पोस्ट निकालते हैं, जैसे व्यापम का वैकेंसी अब निकालेंगे, अब आगे हम लोग का भी होगा। अभी तक हम लोग शॉर्ट टर्म बैच में क्वेश्चन चलाते थे, अब निकलेगा एसएससी का वैकेंसी निकलेगा, तो 3 महीना 4 महीना वाला चलाएंगे। रेलवे निकलेगा, बैंक निकलेगा, हम चलाएंगे, लेकिन बोल के चलाएंगे। बहुत से बच्चे भी लोग क्या होते हैं, बहुत से बच्चे जो एनकरेज आते हैं वो कैसे आते हैं, वो 2-3 जगह कोचिंग में पढ़ चुके हैं और वहाँ पढ़ने का तो उनको समझ में आ गया असलियत, कि वहाँ पर 2 महीने 3 महीने मेरे को बेवकूफ़ बना दिए, मेरे को कुछ सिखाया नहीं है, आधा तो तैयार रहता है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। तो वैसे लोगों के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पेशल बैच चालू करेंगे 3 महीने का, एकदम फास्ट टाइम बैच चलेगी, वो लोकल के लिए नहीं चलेगी आपकी। ये इस तरीके से क्या होगा, आपका कोर्स का पैटर्न होगा आपका। समझ में आ गया? अब इसमें से आप लोग कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये कैसा होगा, उस तरीके से कैसा होगा, क्या होगा। आप लोग अपना चाहे कुछ पूछ सकते हैं आपकी इच्छा के हिसाब से, जो भी आप। कल से क्लास चालू होगी और कल का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा शाम को 4 बजे से। अभी फ़िलहाल एक ही बैच चालू करेंगे, वो एक बैच आपका चालू रहेगा। स्टार्टिंग जो बैच रहेगा आपका वो 1 से 1.5 घंटा का होगा। वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आप बढ़ना चालू होंगे धीरे से, वो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा और 2 घंटे में होगा। 8 महीने के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। 8 महीने बाद क्या होगा, आपका जो समय है ना वो आपको पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि 8 महीने के बाद क्या होता है मालूम, 8 महीने के बाद पानी क्या बहुत तो नहीं गिर रहा, गिर रहा है। 8 होगा क्या कि 8 महीने के बाद दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? आप 2 लोग साथ में आ रहे हैं, 8 महीने के बाद क्या होगा, ए है, बी है और सी है,